वन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 7, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक। तो जैसा कि 69 बीपीएससी पीटी जो देकर आए होंगे उनको एनसीईआरटी का महत्व समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी का सीरीज़ शुरू किया हूँ और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है और प्लस उसका डिटेल वर्जन भी होता है। तो मैं पूरा उसके बारे में डिटेल इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो और जो भी प्रश्न बनेंगे उस टॉपिक से वो आप आसानी से समझ लें एक ही प्रश्न में। चलिए 61 क्वेश्चन से देखते हैं, पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। 61 है, चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डी टूटने, शरीर में रोग युक्त भाग, पथरी आदि का पता लगाने के लिए किस किरण का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा एक्स किरण। अनुपयोग देखते हैं इसका, तो बगल में एक्सरे है, आप समझ गए होंगे। तो एक्सरे में कौन सा किरण का प्रयोग होता है, कौन सा तरंग? तो एक्स किरण का प्रयोग होता है। एक्स किरण का और भी कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? तो अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, ब्रिज में दरार का पता लगाने में, वेल्डिंग की जांच करने में, मेट्रो स्टेशनों पर धातु या विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में और वैज्ञानिक अनुसंधान में, यानी साइंस के क्षेत्र में भी एक्स किरण का प्रयोग होता है। इतना बात आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किस कारण से ठंडी रात में ध्वनि दूर तक तथा स्पष्ट सुनाई देती है जबकि दिन में अपेक्षाकृत कम दूरी तक सुनाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का अपवर्तन। अब इसका कारण समझते हैं। रात में ध्वनि का विचलन कम होता है, मतलब ध्वनि जो हम सब बोलते हैं वो इधर उधर कम टकराती है, इसलिए हमको स्पष्ट सुनाई देता है। तो रात में ध्वनि का विचलन कम होता है, इस कारण हमें स्पष्ट सुनाई देता है। जबकि दिन के समय ध्वनि का विचलन अधिक होता है, इस कारण से हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। यानी जो बात मैं बोलता हूँ वो बहुत सारे चीज़ों से टकरा जाती है और वापस इधर उधर हो जाती है, जिस कारण से हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। कोई भी आदमी अगर हमको बोल रहा है तो दिन में स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, लेकिन रात में स्पष्ट सुनाई देगा। इसका कारण है विचलन का कम और अधिक होना। अब मैं लिखा हूँ कि ध्वनि का अपवर्तन क्या है। तो जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पद से विचलित हो जाती है, इसी को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। यानी जो हम बोलते हैं वो डिलीवर करते हैं वो इधर उधर विचलित होता है और उसी को क्या बोलते हैं? ध्वनि का अपवर्तन। बस इतना आप जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 63, डॉल्फिन पारप्वाइज मछलियाँ कछुआ द्वारा अंधकार में अपना भोजन को खोजने के लिए किस तरंग को उत्सर्जित करता है? तो आंसर होगा पराध्वनि तरंगे। अब इसका भी कुछ उपयोग जान लेते हैं और ये क्या है एक्चुअल में, इसको जानने का प्रयास करते हैं हम सब। तो इस तरंग का प्रयोग उन भागों को साफ करने में किया जाता है जहां तक पहुंचना कठिन हो। दूसरा बात, इस तरंग को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इकोकार्डियोग्राफी में कौन से तरंग का प्रयोग होता है? तो पराध्वनि तरंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग भी इसी में किया जाता है। गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों से तोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। गुर्दे में जो छोटी पथरी जम जाती है उसको तोड़ने में भी किया जाता है ताकि वो यूरिन के तहत बाहर हो जाए। ठीक है, तो पराध्वनि तरंगे के बारे में आप सब जान लीजिए। इसका क्वेश्चन 69 बीपीएससी में आया था कि डॉल्फिन से रिलेटेड। आप अगर दिए होंगे तो आप देख सकते हैं और नहीं भी दिए हैं तो क्वेश्चन का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं 69 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन। बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन की ओर। नंबर 64, किस यंत्र का उपयोग करके डॉक्टरों द्वारा शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्टेथोस्कोप। और ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको आला भी बोलते हैं और ये आप काफ़ी बार देखे भी होंगे, शायद आप में यूज भी हुआ होगा। तो इससे क्या होता है? तो स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की धड़कन या ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो कभी कभी आप सोचते होंगे बचपन में कि ये ऐसा क्या चीज़ है जो कि डॉक्टर कान में लगाया और हमारे हार्ट पे टच किया। तो इसका क्या कारण है कि रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि जो है वो परावर्तन के कारण डॉक्टर के कान तक पहुंचती है, जिससे कि वो ये अनुमान लगा सके कि क्या स्थिति है शरीर की। तो इसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये याद रखेंगे आप सब। क्यों होता है? तो परावर्तन के कारण, यानी रिटर्निंग होने के कारण। ठीक है, यानी साउंड जो रिटर्न होता है उसी के कारण से डॉक्टर के कान तक ये आपकी जो हार्ट की धड़कन है वो पहुंच पाती है, उसकी आवाज़ पहुंच पाती है। तो ये बस आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं।
डॉल्फिन या चमगादड़ जैसे जंतु कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रासर्व ध्वनि। अब प्रासर्व ध्वनि एक्चुअली में होता क्या है? तो वे तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रव्य तरंगों की उच्चतम आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, वो कहलाता है परासर्व तरंगे। यानी 20,000 से हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, उसको कौन सुनता है? डॉल्फिन, चमगादड़, डॉगीज, कुत्ता भी सुनता है। अब ये तरंगे कैसे उत्पन्न होता है? तो ये तरंगे गाल्टन की सीटी पीजो विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न होता है। बस इतना आप याद रखेंगे। तो परासर्व ध्वनि कौन सा जानवर सुन सकता है, ऐसा पूछेगा तो डॉल्फिन, चमगादड़ या कुत्ता। ये याद रखना है। परासर्व ध्वनि कितने हर्ट्ज से अधिक होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो बगल में देख सकते हैं चमगादड़ है और कोरोना का घातक है यही चमगादड़, याद रखना है इसको। परासर्व ध्वनि के बाद अब बढ़ते हैं हम 66वें क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के पृष्ठ के अंदर भूकंप आते समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर्व तरंगे। एक्चुअल में अपसर्व तरंगे क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम जो होता है परास आवृत्ति, उसी को बोलते हैं अपसर्व तरंगे। श्रव्य तरंगे क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि मनुष्य सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से होता है परासर्व तरंगे। बस 3 तरंग आपको याद रखना है। श्रव्य तरंग हो गया क्या? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, जिसमें मानव आता है। परासर्व तरंगे क्या हो गया? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसमें चमगादड़, डॉल्फिन, डॉगी आता है। इसके अलावा अपसर्व तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो इसमें कौन आता है? तो गेंडा जो है 5 हर्ट्ज तक आवृत्ति की अपसर्व तरंगे का उपयोग करता है। वेल तथा हाथी भी जो है 5 हर्ट्ज से कम यानी 5 हर्ट्ज के आसपास ध्वनि उत्पन्न करता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब परिभाषा देख लें अपसर्व तरंगे की क्या होता है। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रव्य तरंगों की न्यूनतम परास 20 हर्ट्ज से कम हो, अपसर्व तरंगे कहलाता है। और बगल में फोटो देख रहे हैं, राइनो एक सींग वाला गेंडा है। एक सींग वाला गेंडा के लिए असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, ये याद रखेंगे, ये भी आता है। तो ये हो गया अपसर्व तरंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? आंसर होगा उत्तल लेंस। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ। दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अब यहीं पे क्वेश्चन एराइज ये कर सकता है बीपीएससी कि आपको लगेगा कि दूरदृष्टि दोष है यानी दूर का वस्तु नहीं दिखता होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ निकट रखा वस्तु नहीं दिख रहा है। और निकट दृष्टि दोष में निकट वाला नहीं दिखता, दूर वाला दिख जाता है। तो आप समझ सकते हैं यही उल्टा होता है और इसी में क्वेश्चन एराइज किया जाता है। अब इस दोष के कारण पास रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे बनता है, ये याद रखेंगे। इस दोष के उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये याद रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के निकट दृष्टि दोष भी रहता है और दूर दृष्टि दोष भी रहता है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए किस चीज का उपयोग करेंगे हम सब? तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, द्विफोकसीय लेंस, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एराइज हो चुका है। अब ये ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न होता है कि उसको निकट दृष्टि दोष भी हो गया और दूर दृष्टि दोष भी हो गया है? तो इसके कुछ कारण हैं। यह दोष पक्षमाभी पेशियों में भी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। यानी धीरे धीरे जो मनुष्य का पेशी है वो धीरे धीरे दुर्बल कमजोर होने लगता है। इस कारण से उसे स्पष्ट रूप से ना तो दूर का वस्तु दिखाई देता है और ना निकट का वस्तु दिखाई देता है। ऐसा खास करके बूढ़े व्यक्ति में होता है ये लक्षण। तो इसलिए उनको कौन सा लेंस लगाया जाता है? द्विफोकसीय लेंस, ये याद रखेंगे। अब मैं नीचे लिख चुका हूँ, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। क्वेश्चन एराइज होगा समंजन क्षमता क्या है? तो समंजन क्षमता है कि स्पष्ट नहीं दिखना, वो घटने लगता है धीरे धीरे। अभी जैसे आप जवानी में है तो आपको सही दिख रहा है, मोबाइल फोन्स में सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपकी आयु बढ़ेगी तो आपका जो वृद्ध होना आपकी समंजन क्षमता को घटा देगा, जिससे कि आपको सब कुछ धुंधला दिखाई देगा, नज़दीक का वस्तु भी और दूर का वस्तु भी। तब आप बाइफोकल लेंस का उपयोग करेंगे। अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हो जाता है। इसमें संशोधन चश्मा के बिना उन्हें पास की वस्तु का आराम से दिखाई देने में कठिनाई होता है। तो इसके लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए।
69 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है? तो आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सूत्र जरूर आप याद रखेंगे, बहुत बार आता है मिलान करने के लिए। Na2CO3 10H2O होता है इसका सूत्र। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग जान लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम योग के उत्पादन में होता है तथा घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। इसके अलावा जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो क्रिस्टलीकरण से ये वाला जो सोडियम कार्बोनेट है ये प्राप्त होता है। इसमें 2-3 बात समझ गए, कांच, साबुन, कागज, बोरेक्स उद्योग में प्लस घरों में साफ सफाई करने में और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग होता है। इसको धोवन सोडा भी बोलते हैं। सूत्र याद रखिएगा, Na2CO3 10H2O होता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 7 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन, जिसका संकेत होता है W। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये टंगस्टन कहाँ पे है? तो बगल में मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी को टंगस्टन बोलते हैं। ये बल्ब से आप सब भली भांति परिचित होंगे। बचपन में यही बल्ब जलता था, अभी CFOL आ चुका है, पर यही बल्ब जलता था। इसमें ऑक्रिया गैस भरा होता है। ऑक्रिया गैस जिसको नोबेल गैस बोलते हैं, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 6 उसमें होते हैं, हीलियम, ऑर्गन वाला, नियॉन वाला, रेडॉन, ठीक है, तो वो वाला है ये, यही भरा होता है इसमें। फिलहाल जानते हैं टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित डेगाना खान से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेगाना खान किससे रिलेटेड है? टंगस्टन के उत्पादन से। बल्ब दीर्घायु तथा तंतु को जलने से रोकने के लिए बल्ब में ये वायु को निकाल दिया जाता है। मतलब जो ऑक्सीजन वगैरह है उसको निकाल करके इसमें ऑक्रिया गैस भरा होता है। मतलब वो भरा तो जाता है उसमें गैस, पर उसका कोई उपयोग नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है। तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला का सेट नंबर 7। आपको कैसी लग रही है वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एनसीईआरटी के इस सीरीज को आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आगे के एग्जाम में। और 70 BPSC में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात है, जो BPSC आधारित प्रैक्टिस सेट है 15 क्वेश्चन का, उसका वीडियो आ जाएगा सेट नंबर 1। आप सब देखेंगे उसको और समझने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स की जो स्टैटिक्स थी उसको मैं चेंज कर चुका हूँ, करंट अफेयर्स की थीम को बदल चुका हूँ। पहले 1 लाइनर पर आधारित था, लेकिन 1 लाइनर काम का नहीं होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा था कि 1 लाइनर मत पढ़िए, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो 1 लाइनर के जगह पे मैं डिटेल वर्जन लाया हूँ 1 अक्टूबर 2023 से, और 1 अक्टूबर 2023 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर देख लें। उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।